नमस्ते बच्चों, मेरा नाम लकिया आहूजा है। मैं आपको कक्षा 11 के समाजशास्त्र का अध्यापन करवा रही हूँ। तो बच्चों, कक्षा 11 के समाजशास्त्र में हम अपनी प्रथम पुस्तक समाजशास्त्र परिचय का अध्ययन कर रहे हैं और इस पुस्तक के हम अपने 5वें अध्याय को पढ़ना प्रारंभ कर चुके थे। हमारी पुस्तक के 5वें अध्याय का नाम है समाजशास्त्र अनुसंधान पद्धतियाँ, और अनुसंधान पद्धतियों के बारे में हम अपने पिछले 2 भागों में चर्चा प्रारंभ कर चुके हैं। आज हम इस अध्याय का तीसरा भाग शुरू करने जा रहे हैं और इस तीसरे भाग में हम जानेंगे कि समाजशास्त्र में क्षेत्रीय कार्य किस प्रकार से किए जाते हैं। बच्चों, पिछले भाग में हमने क्षेत्रीय कार्य की अवधारणा को समझना प्रारंभ कर दिया था। मानव विज्ञान में किस प्रकार से क्षेत्रीय कार्यों को शुरू किया गया, ये चर्चा हम पिछले भाग में कर चुके हैं। तो आइए जानते हैं समाजशास्त्र में क्षेत्रीय कार्य किस प्रकार से किए जाते हैं। समाजशास्त्री जब क्षेत्रीय कार्य करते हैं तो सामान्यतः समान तकनीकों का उपयोग करते हैं। अतः जो तकनीकें हमने मानव विज्ञानियों के द्वारा उपयोग में लेते हुए जानी थी, वे ही तकनीकें यानी वे ही समान तकनीकें समाजशास्त्रियों द्वारा भी क्षेत्रीय कार्य के दौरान उपयोग में ली जाती हैं। समाजशास्त्रीय क्षेत्रीय कार्य अपनी अंतर्वस्तु में इतना अलग नहीं होता और न ही क्षेत्रीय कार्य के दौरान किए गए कार्य में अलग होता है। तो वास्तव में जो समाजशास्त्रीय क्षेत्रीय कार्य है, ये ना तो अपनी अंतर्वस्तु में बहुत ज़्यादा अलग होता है मानव विज्ञानीय क्षेत्रीय कार्य से, और ना ही वास्तव में क्षेत्रीय कार्य के दौरान जिस प्रकार की गतिविधियां की जाती हैं उनमें ही कोई बड़ा अंतर होता है। एक क्रियाकलाप बच्चों आपको यहाँ पर करना है। क्षेत्रीय कार्य के कुछ प्रसिद्ध उदाहरण निम्नलिखित हैं। अंडमान निकोबार द्वीपों पर रेडक्लिफ ब्राउन, सूडान में न्यूयॉर्क पर इवान प्रिचर्ड, संयुक्त राज्य अमेरिका में विभिन्न मूल अमेरिकन जनजातियों पर फ्रांस बोआस, समोआ पर मार्गरेट मीड, बाली पर क्लिफोर्ड गिट्स आदि। तो ये कुछ प्रसिद्ध उदाहरण हैं समाजशास्त्र में जो क्षेत्रीय कार्य किए गए हैं उन सभी के। संसार के नक्शे में इन स्थानों का पता लगाएं। तो ये जैसे आप देख रहे हैं ना कि अलग अलग स्थानों पर ये क्षेत्रीय कार्य किए गए हैं। जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का नाम आप यहाँ देख रहे हैं, सूडान में न्यूयॉर्क नाम की जगह है आप देख रहे हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका में जो मूल जनजातियां रहती हैं अलग अलग स्थानों पर, उन पर भी कार्य किया गया है। इसी प्रकार समोआ द्वीप पर मार्गरेट मीड द्वारा कार्य किया गया है और बाली द्वीप पर क्लिफोर्ड गिट्स द्वारा कार्य किया गया है। तो आपको वास्तव में संसार के नक्शे में इन सभी स्थानों का पता लगाना है। इन जगहों में क्या समान है, एक मानव विज्ञानी के लिए इन अनजानी संस्कृतियों में रहना कैसा रहा होगा, उन्होंने क्या क्या कठिनाइयाँ सहन की होंगी। तो आपको इन सभी स्थानों का पता लगाना है और ये भी पता करना है कि क्या इन सभी अलग अलग जगहों में कोई विशेष समानता है। और साथ ही जब एक मानव विज्ञानी अपना क्षेत्रीय कार्य करने ऐसी जगह पर या इन अनजान जगहों पर गया होगा, वहाँ की अलग अनजानी संस्कृति में उसे अपने आप को ढालना पड़ा होगा, तो वहाँ रहना उसे कैसा लगा होगा और किस किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना उसने किया होगा, इस सभी पर आपको चर्चा करनी है। परंतु इसके संदर्भ में जहाँ यह किया जाता है और अनुसंधान के विभिन्न क्षेत्रों या विषयों के वितरण को दिए गए महत्व के अनुसार अलग होता है। यहाँ हम वापस समाजशास्त्र में क्षेत्रीय कार्य की चर्चा कर रहे हैं कि इस संदर्भ में कि यह कहाँ पर किया जाता है और अनुसंधान के विभिन्न क्षेत्रों पे जितना महत्व दिया गया है या विभिन्न विषयों को जो महत्व दिया जाता है, उस मामले में समाजशास्त्र का क्षेत्रीय कार्य मानव विज्ञान के क्षेत्रीय कार्य से थोड़ा सा अंतर रखता है। अतः एक समाजशास्त्री भी एक समुदाय में रहता है और उसके अंदर का निवासी बनने का प्रयास करता है। तो क्षेत्रीय कार्य के दौरान बिल्कुल एक मानव विज्ञानी की तरह एक समाजशास्त्री भी समान रूप से ही कार्य करता है, यानी कि किसी विशेष समुदाय में जाकर रहता है और वहाँ का अंदर का निवासी बनने का प्रयास करता है। तथापि एक मानव विज्ञानी के विपरीत
जो क्षेत्रीय कार्य करने के लिए दूर दराज के जनजातीय समुदाय में चला जाता है, समाजशास्त्री अपना क्षेत्रीय कार्य सभी प्रकार के समाजों के समुदायों में करते हैं। तो ये एक अंतर आप ध्यान रखेंगे कि मानव विज्ञानी जो हैं ये अक्सर अपने क्षेत्रीय कार्यों के लिए दूर दराज के जनजातीय समुदायों में जाकर के रहा करते हैं। इसके विपरीत समाजशास्त्री अपना क्षेत्रीय कार्य आवश्यक नहीं है कि दूर दूर के जो जनजातीय समुदाय हैं सिर्फ उन्हीं पर करें। ये सभी प्रकार के समाजों के समुदायों में क्षेत्रीय कार्यों को उचित मानते हैं। साथ ही समाजशास्त्रीय क्षेत्रीय कार्य में क्षेत्र में रहना आवश्यक नहीं है, यद्यपि उसे अपना अधिकांश समय समुदाय के सदस्यों के साथ बिताना पड़ता है। मानव विज्ञानी क्षेत्रीय कार्य से एक अंतर यह भी है कि समाजशास्त्रीय क्षेत्रीय कार्य में उस क्षेत्र विशेष में जाकर के लंबे समय तक रहना आवश्यक नहीं माना जाता, यद्यपि ये ज़रूर समझा जाता है कि उस समाजशास्त्री को, उस अनुसंधानकर्ता को अधिक से अधिक अपना जो समय है वो समुदाय के लोगों के साथ व्यतीत करना चाहिए। उदाहरण के लिए अमेरिकी समाजशास्त्री विलियम फोर्टे वाइटे ने अपना क्षेत्रीय कार्य एक बड़े शहर में इटालियन अमेरिकन गंदी बस्ती की गली के सदस्यों के गैंग के बीच किया तथा अपनी प्रसिद्ध पुस्तक स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी लिखी। तो एक उदाहरण है समाजशास्त्रियों द्वारा किए गए क्षेत्रीय कार्य का। तो विलियम फोर्टे वाइटे का नाम यहाँ महत्वपूर्ण है। इन्होंने अपना क्षेत्रीय कार्य कहाँ किया? एक बहुत ही बड़े शहर में अमेरिकन इटालियन जो गंदी बस्ती के निवासी थे, उनकी कोई गैंग थी, उस गैंग के मध्य रह कर के उनके साथ में उन्होंने क्षेत्रीय कार्य किया और अपनी पुस्तक लिखी स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी, और ये पुस्तक काफ़ी प्रसिद्ध हुई। वह इस क्षेत्र में लगभग 3.5 वर्ष तक घूमते फिरते रहे तथा अपना समय गैंग या समूह के सदस्यों के बीच बिताया। तो ये अंतर आपको यहाँ देखने को मिल रहा है कि ये एक समाजशास्त्री थे विलियम फोर्टे वाइटे, और ये वास्तव में जिन लोगों के साथ क्षेत्रीय कार्य कर रहे थे लगभग 3.5 वर्ष तक उस गंदी बस्ती के उस गैंग के आसपास घूमते फिरते रहे और अपना अधिकांश समय इन्होंने गैंग के या समूह के जो सदस्य थे उनके साथ में ही बिताया, जिनमें से अधिकांश अत्यंत गरीब बेरोजगार युवा थे। यह प्रवासियों के समुदाय की अमेरिका में जन्मी पहली पीढ़ी थी। तो वो जो उस गैंग के सदस्य थे उसमें से अधिकांश बहुत ही गरीब बेरोजगार युवा थे, और वास्तव में ये जो गैंग के लोग थे वो वहाँ पर आए हुए प्रवासियों के जो समुदाय थे, उन प्रवासियों के समुदाय की जो पहली पीढ़ी ने जन्म लिया था उन्हीं लोगों के ये गैंग थे। हालांकि समाजशास्त्रीय क्षेत्रीय कार्य का यह उदाहरण मानव विज्ञानी क्षेत्रीय कार्य के काफ़ी निकट है, फिर भी इसमें महत्वपूर्ण अंतर है। तो ये जो आपने उदाहरण देखा समाजशास्त्रीय क्षेत्रीय कार्य का, ये काफ़ी निकट है एक मानव विज्ञानी क्षेत्रीय कार्य के, लेकिन यहाँ पर्याप्त अंतर भी है। जैसा कि हमने पहले जाना कि मानव विज्ञानी पूरा समय उसी समुदाय में व्यतीत करता है, वहाँ जाकर के रहने लगता है, जिसका कि वो क्षेत्रीय अध्ययन कर रहा होता है। जबकि यहाँ आपने देखा कि पूरा समय बिताना या वहाँ जाकर ही रहना आवश्यक नहीं माना जाता है। समाजशास्त्रीय क्षेत्रीय कार्य को सिर्फ इस प्रकार होने की आवश्यकता नहीं है, यह अलग रूप में भी किया जा सकता है। तो हमने ये जो उदाहरण देखा, सारे समाज क्षेत्रीय कार्य को इसी प्रकार से होने की ज़रूरत नहीं है, इसके विभिन्न रूप भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसा कि दूसरे अमेरिकन समाजशास्त्री मिशेल बुरावो के कार्य में किया गया है। अब इसका हम उदाहरण लेते हैं कि किस प्रकार अलग तरीके से भी समाजशास्त्रीय क्षेत्रीय कार्य किए जाते हैं। तो एक उदाहरण है दूसरे अमेरिकन समाजशास्त्री मिशेल बुरावो ने जो अपना अध्ययन किया उसका। उन्होंने शिकागो कारखाने में अनेक महीनों तक कारीगर के रूप में कार्य किया तथा कामगारों के दृष्टिकोण से कार्य के अनुभव के बारे में लिखा। तो मिशेल बुरावो ने अपना क्षेत्रीय कार्य किस प्रकार किया? तो उन्होंने क्या किया, शिकागो के कारखाने में कई महीनों तक ये बिल्कुल एक कारीगर के रूप में रहे, वहाँ पर उन्होंने काम किया और वहाँ जो कार्य करने के अनुभव थे उनके बारे में एक कामगार की दृष्टि से विवरण प्रस्तुत किया।
समाजशास्त्र में क्षेत्रीय कार्य कुछ कठिनाइयाँ। तो हमारे विषय समाजशास्त्र में क्षेत्रीय कार्य के दौरान किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, आइए जानते हैं। संसार के दूर दराज के इलाके में आदिम जनजाति के बारे में अध्ययन करने वाले मानव विज्ञानी की तुलना में आधुनिक अमेरिकी समुदाय के विद्यार्थी को विभिन्न विशिष्ट समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो बिल्कुल यदि हम ये चर्चा कर रहे हैं तो एक तुलना होती है उस मानव विज्ञानी की जो कि दूर दराज में किसी आदिम जनजाति का अध्ययन कर रहा है, और आधुनिक अमेरिकी समुदाय के किसी विद्यार्थी की हम चर्चा करें जो कि अपना अध्ययन कर रहा है, तो निश्चित ही उस आधुनिक अमेरिकी समुदाय के विद्यार्थी को अध्ययन करने के दौरान अत्यंत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले वह साक्षर लोगों के साथ काम कर रहा होता है। यह निश्चित है कि इनमें से कुछ और शायद अनेक लोग उसकी अनुसंधान रिपोर्ट को पढ़ेंगे। तो यहाँ एक जो बड़ी समस्या है वो ये है कि यह व्यक्ति, यह जो छात्र जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो कि आधुनिक अमेरिकी समुदाय का विद्यार्थी है, यह जानता है कि ये शिक्षित लोगों के साथ कार्य कर रहा है, और ये जो भी अनुसंधान की रिपोर्ट लिखेगा उसे उन लोगों में से जो कि उस अनुसंधान का हिस्सा हैं, उनमें से अधिकतर लोग उस रिपोर्ट को पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने किया है, यदि वह भी उस ज़िले का नाम जहां उसने वास्तव में अध्ययन किया है बदल दे, तो अनेक बाहरी व्यक्ति यह पता नहीं लगा पाएंगे कि वास्तव में यह अध्ययन कहां पर किया गया है। तो ये एक समाजशास्त्री के विचार हैं। तो वो कहते हैं कि जैसा कि मैंने अपने अध्ययन में किया कि जहाँ अध्ययन किया उस ज़िले का नाम बदल दिया, तो यदि वह विद्यार्थी भी ऐसा करे, उस ज़िले का नाम बदल दे, तो अनेक बाहरी व्यक्ति यह पता ही नहीं कर पाएंगे कि यह अध्ययन वास्तव में कहाँ पर किया गया है। उस ज़िले के व्यक्ति वास्तव में जानते हैं कि यह उनके बारे में है, तथा नाम बदलने के बावजूद भी उनसे व्यक्तियों की पहचान छिपाई नहीं जा सकती। जो लोग जिन पर वास्तव में अध्ययन किया गया है, वे व्यक्ति तो ये जानते हैं कि यह उनके बारे में है, तो ज़िले का नाम बदलने के बावजूद भी उनसे हम व्यक्तियों की पहचान नहीं छुपा पाते हैं। वे अनुसंधानकर्ता को जानते हैं तथा वे किन लोगों के साथ जुड़ा हुआ था यह भी जानते हैं, तथा यह भी पता है कि विभिन्न समूहों में कौन कौन व्यक्ति थे, और इसमें त्रुटि की संभावना बहुत कम है। बिल्कुल उस ज़िले के, उस स्थान विशेष के जहाँ यह क्षेत्रीय कार्य किया गया है, वहाँ के निवासी अनुसंधानकर्ता को जानते हैं। वे यह भी जानते हैं कि अपने अध्ययन के दौरान उसने किन किन लोगों से बातचीत की थी, वह किन से जुड़ा हुआ था, और उन्हें यह भी पता होता है कि विभिन्न समूहों में कौन कौन से व्यक्ति थे, और साथ ही कौन जो जवाब देने वाले थे वो किस प्रकार के जवाब दे रहे थे, और इस कारण से इसमें त्रुटि की या गलती की संभावना काफ़ी कम रहती है। ऐसी स्थिति में अनुसंधानकर्ता का उत्तरदायित्व बहुत बढ़ जाता है। वह अवश्य चाहेगा कि उसकी पुस्तक से उस ज़िले के लोगों को कुछ सहायता प्राप्त हो। तो बिल्कुल ऐसी स्थिति में उस अनुसंधानकर्ता का दायित्व या उसकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है, और वह ऐसा चाहता है कि उसकी पुस्तक से जिस ज़िले के लोगों पर उसने अध्ययन किया है, उस ज़िले के लोगों को कुछ ना कुछ सहायता प्राप्त हो। कम से कम वह अवश्य चाहेगा कि इससे किसी भी प्रकार की हानि की न्यूनतम आशंका हो। बिल्कुल वह यह तो ज़रूर चाहेगा कि इससे उस ज़िले विशेष के लोगों को किसी भी प्रकार की हानि ना हो। वह इस संभावना को पूर्ण रूप से जानता है कि ऐसा होने से इस पुस्तक के प्रकाशन से कुछ व्यक्तियों को कठिनाइयाँ हो सकती हैं। यदि किसी भी प्रकार की हानि हुई उसके इस कार्य से, तो वह अच्छे से जानता है, यह संभावना बनती है कि उस पुस्तक के प्रकाशन के दौरान उसे कई प्रकार की कठिनाइयाँ सामना करना पड़ सकती हैं, या कुछ व्यक्तियों को, विशेष व्यक्तियों को उसकी पुस्तक के या उसके अनुसंधान के प्रकाशन से कठिनाइयाँ हो सकती हैं। विलियम फोर्टे वाइटे, स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी, पेज 342। तो ये सारा उद्धरण जो हमने पढ़ा था, ये किसके द्वारा लिखित है? विलियम फोर्टे वाइटे द्वारा, जिन्होंने कि स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी पुस्तक में पेज संख्या 342 पर इस प्रकार से समाजशास्त्र में क्षेत्रीय कार्य की कठिनाइयों को व्यक्त किया है।
भारतीय समाजशास्त्र में जिस तरह ग्रामीण अध्ययनों में क्षेत्रीय कार्य पद्धतियों का प्रयोग किया गया वह एक महत्वपूर्ण तरीका है। तो हम भारतीय समाजशास्त्र की बात कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ पर जिस प्रकार से ग्रामीण अध्ययन में क्षेत्रीय कार्य पद्धतियों को उपयोग में लिया गया है वह काफ़ी महत्वपूर्ण तरीका माना जाता है। सन 1950 में अनेक भारतीय तथा विदेशी समाजशास्त्री तथा मानव विज्ञानी गांवों के जीवन तथा समाज पर कार्य करने लगे। तो सन 1950 में वास्तव में कई सारे भारतीय और विदेशी समाजशास्त्री और मानव विज्ञानी भी गांवों के जीवन पर, वहां के समाज पर अनुसंधान कार्य करने लगे। गांवों ने जनजातीय समुदायों जिनका अध्ययन आरंभिक मानव विज्ञानियों द्वारा किया गया था की भूमिका निभाई। तो इस प्रकार से भारत में समाजशास्त्रीय क्षेत्रीय कार्य के संदर्भ में गांवों ने वही भूमिका निभाई जो कि जनजातीय समुदायों द्वारा अन्य स्थानों पर क्षेत्रीय कार्यों के लिए निभाई गई। यह भी एक सीमित समुदाय था तथा इतना छोटा था कि एक अकेले व्यक्ति द्वारा इसका अध्ययन किया जा सकता था। तो बिल्कुल गांव भी एक सीमित समुदाय था और वास्तव में इतना छोटा था कि कोई भी व्यक्ति अकेला उस पूरे समुदाय का अध्ययन कर सकता था। अर्थात समाजशास्त्री गांव में लगभग प्रत्येक को जान सकता था तथा वहाँ के जीवन का पता लगा सकता था। तो बिल्कुल एक समाजशास्त्री जब गांव में अध्ययन करने जाता तो वहाँ के प्रत्येक व्यक्ति को वह जान सकता था और वहाँ के जो जीवन है या ग्रामीण परिवेश का जो जीवन है उसे अच्छी प्रकार से पता लगा सकता था। तथापि मानव विज्ञान का सरोकार अधिकतर आदिम समुदायों से होने के कारण उपनिवेशवादी भारत में राष्ट्रवादियों में यह लोकप्रिय नहीं था। मानव विज्ञान जो विषय है उसका अधिकतर जो सरोकार था वो आदिम समुदायों से ही था और वास्तव में उपनिवेशवादी भारत में यह काफ़ी प्रचलित या लोकप्रिय नहीं हो पाया था। यहाँ के राष्ट्रवादियों में इसे काफ़ी लोकप्रियता नहीं मिल पाई। अनेक शिक्षित भारतीयों का मानना था कि मानव विज्ञान जैसे विषयों में औपनिवेशिक पूर्वाग्रह शामिल हैं क्योंकि वे औपनिवेशिक समाजों के विकासात्मक या सकारात्मक पहलुओं के स्थान पर उनके गैर आधुनिक पक्षों को उजागर करते थे। तो बिल्कुल कई शिक्षित भारतीयों का यह मानना था कि मानव विज्ञान जैसे जो विषय हैं इनमें औपनिवेशिक पूर्वाग्रह शामिल हैं और इन औपनिवेशिक पूर्वाग्रहों के कारण वास्तव में ये अध्ययन या मानव विज्ञान विषय के अध्ययन औपनिवेशिक समाजों के विकासात्मक या सकारात्मक पक्षों को प्रस्तुत करने के बजाय वास्तव में गैर आधुनिक पक्षों को ही उजागर करते थे। इसलिए समाजशास्त्री के लिए केवल जनजातियों का अध्ययन करने के स्थान पर गांवों तथा गांव वालों का अध्ययन करना ज़्यादा स्वीकार्य तथा महत्वपूर्ण था और इसी कारण से समाजशास्त्रियों के लिए इस प्रकार के जनजातियों के अध्ययन करने के बजाय गांवों के और वहाँ के जो लोग थे उनका अध्ययन करना ज़्यादा उचित जान पड़ा। आरंभिक मानव विज्ञान तथा उपनिवेशवाद के बीच संबंधों पर भी प्रश्न पूछे जाने लगे थे। उसी दौरान आरंभिक जो मानव विज्ञान विषय था और उपनिवेशवाद, उन दोनों के क्या संबंध थे, इन संबंधों पर भी काफ़ी सारे प्रश्न पूछे गए थे। वास्तव में मेलिनोव्स्की, इवांस पिचार्ड तथा अनेक अन्य व्यक्तियों द्वारा किए गए क्लासिक क्षेत्रीय कार्य इस तथ्य के कारण संभव हो पाए थे कि वे लोग एवं स्थान जहां क्षेत्रीय कार्य किया गया था औपनिवेशिक साम्राज्यों का हिस्सा थे तथा यह उन देशों द्वारा शासित थे जहां से पश्चिमी मानव विज्ञानी आए थे। तो बिल्कुल यदि हम मेलिनोव्स्की की, इवान पिचार्ड की और अन्य कई मानव विज्ञानियों की बात करें जिन्होंने कि विभिन्न स्थानों पर क्षेत्रीय कार्य किए थे, तो उन लोगों द्वारा ये क्षेत्रीय कार्य किस कारण संभव हो पाए थे, तो इसके पीछे एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि वे स्थान जहाँ पर इन्होंने क्षेत्रीय कार्य किए थे वे वास्तव में औपनिवेशिक साम्राज्यों का हिस्सा थे और इसी कारण उन देशों द्वारा शासित होने के कारण वहाँ से जो लोग आए इन्होंने आसानी से वहाँ जाकर अध्ययन करना प्रारंभ किया। बच्चों अब एक अन्य क्रियाकलाप हम करेंगे और फिर आगे की चर्चा करेंगे। यदि आप गांव में रहते हैं तो अपने गांव के बारे में ऐसे व्यक्ति को बताने की कोशिश करें जो वहां कभी न गया हो। तो
आप अगर गांव में रहते हैं तो अपने गांव के विषय में ऐसे किसी व्यक्ति को बताने की कोशिश करें जो कि वहाँ पर कभी भी नहीं गया हो। गांव में आपके जीवन के वे कौन से मुख्य लक्षण होंगे जिन्हें आप महत्व देना चाहेंगे। तो आपके गांव के जीवन के वे कौन सी विशेषताएं, कौन से लक्षण होंगे जिन्हें इस चर्चा में आप महत्व देना चाहेंगे। आपने फिल्मों या टेलीविज़न पर दिखाए गए गाँवों को भी अवश्य देखा होगा। आप इन गाँवों के बारे में क्या सोचते हैं तथा ये आपके गांव से किस प्रकार भिन्न है। तो आपने अक्सर फिल्मों में, टेलीविज़न पर भी गाँवों का चित्रण अवश्य देखा होगा। तो वहाँ पर जो गांव दिखाए जाते हैं उन गाँवों की तुलना में आपके गांव कितने अलग हैं और इस बारे में आप क्या सोचते हैं, ये भी चर्चा करनी है। फिल्म या टेलीविज़न पर दिखाए गए शहरों के बारे में भी सोचिए। क्या आप इनमें रहना पसंद करेंगे? अपने उत्तर के पक्ष में कारण बताएं। साथ ही फिल्मों में, टेलीविज़न में जो शहर दिखाए जाते हैं उन शहरों के बारे में भी सोचिए कि यदि आपको मौका मिले रहने का ऐसे स्थान पर तो क्या आप वहाँ रहना पसंद करेंगे। आपका जो भी उत्तर हो उस उत्तर के साथ में आपको कारण भी अवश्य बताना है। यदि आप किसी कस्बे या शहर में रहते हैं तो अपने आस पड़ोस के बारे में ऐसे व्यक्ति को बताएं जो कभी वहाँ नहीं गया हो। तो आप गांव में रहते हैं तो अपने गांव के बारे में बताना है, लेकिन यदि आप किसी कस्बे में या शहर में रहते हैं तो आपको किसी ऐसे व्यक्ति को उसके बारे में बताना है जो कि आपके कस्बे में, आपके शहर में कभी भी ना गया हो। आपके आस पड़ोस में आपके जीवन की मुख्य विशेषताएं कौन सी हैं जिन्हें आप महत्व देना चाहेंगे। तो आपके आस पड़ोस के जो जीवन है उसमें आपके जीवन की कौन सी मुख्य विशेषताएं हैं। तो आपके आस पड़ोस जो भी आप देखते हैं आसपास में, तो वहाँ पर क्या मुख्य विशेषताएं आपको मिलती हैं जो आप उस व्यक्ति को बताना चाहेंगे। फिल्म या टेलीविज़न में दिखाए गए शहरों के पड़ोस से आपका पड़ोस किस प्रकार से भिन्न या सदृश्य है। तो शहरों में आप अगर रहते हैं तो फिल्मों में जिस प्रकार का पड़ोस दिखाया जाता है और आपका जिस प्रकार का पड़ोस है, क्या वे एक जैसे हैं या उनमें पर्याप्त अंतर है। यदि अंतर है तो किस प्रकार का अंतर है। आपने फिल्म या टेलीविज़न पर दिखाए गए गांव भी अवश्य देखे होंगे। क्या आप इनमें रहना पसंद करेंगे? अपने उत्तर के पक्ष में कारण बताएं। तो यदि आप शहर में, कस्बे में रहते हैं तो आपने फिल्मों में, टेलीविज़न में गाँव अवश्य देखे होंगे। तो वहाँ जो गाँव दिखाए जाते हैं, क्या आप उनमें से किसी गांव में रहना पसंद करेंगे? क्या आप चाहेंगे कि आप ऐसे गांव में जाकर के समय बिताएं? आपका जो भी उत्तर है उसके पक्ष में आपको कुछ कारण भी प्रस्तुत करने हैं। गाँवों का अध्ययन करने की विभिन्न शैलियाँ। गाँव में अध्ययन किए जाने लगे समाजशास्त्रियों द्वारा लगभग 1950 से। तो यहाँ जो अध्ययन किए गए उनकी अलग अलग शैलियाँ थी। वो शैलियाँ कौन सी थी, आइए जानते हैं। सन 1950 तथा 1960 के दौरान गाँवों का अध्ययन करना भारतीय समाजशास्त्र का मुख्य पेशा बन गया था। तो 1950-60 के दौरान गाँवों का अध्ययन करना भारतीय समाजशास्त्र का एक मुख्य कार्य, मुख्य पेशा बन गया था। परंतु इससे काफ़ी समय पहले एक मिशनरी दंपति विलियम तथा चार्लोटे वाइजर ने, जो उत्तर प्रदेश के एक गांव में 5 वर्ष तक रहे, एक प्रसिद्ध ग्रामीण अध्ययन बिहाइंड मड वॉल्स लिखा था। तो इससे काफ़ी समय पहले, यानी 1950 से काफ़ी समय पहले, एक मिशनरी दंपति विलियम और चार्लोटे वाइजर, इन्होंने 5 वर्ष तक उत्तर प्रदेश के एक गांव में रह कर के अपना एक अध्ययन प्रकाशित किया जिसका नाम था बिहाइंड मड वॉल्स। वाइजर की यह पुस्तक उनके मिशनरी कार्य का एक उप उत्पाद थी। हालांकि विलियम वाइजर एक समाजशास्त्री के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त थे तथा इससे पहले भी जजमानी व्यवस्था पर एक पुस्तक लिख चुके थे। तो वाइजर की ये जो पुस्तक थी बिहाइंड द मड वॉल्स, ये वास्तव में उनके मिशनरी कार्य के एक उप उत्पाद के रूप में सामने आई। यानी वे वास्तव में उस गाँव में अपना मिशनरी कार्य कर रहे थे और उसी दौरान उन्होंने ये अध्ययन भी किया। और ये जो थे विलियम वाइजर, उनकी जो प्रशिक्षण उन्हें मिला था वो एक समाजशास्त्री के रूप में था और इस कार्य से पहले भी वे जजमानी व्यवस्था पर एक पुस्तक लिख चुके थे। सन 1950 में किए गए ग्रामीण अध्ययन विभिन्न संदर्भ में जन्मे थे तथा
अनेक विभिन्न तरीकों से किए गए थे। 1950 में जो भी ग्रामीण अध्ययन हुए ये विभिन्न संदर्भ में उत्पन्न हुए थे, शुरू हुए थे और कई सारे अलग अलग तरीकों से इन्हें किया गया था। क्लासिकी सामाजिक मानवविज्ञानी शैली मुख्य थी। तो क्लासिक सामाजिक मानवविज्ञानी शैली इनमें से एक मुख्य शैली थी तथा इसके साथ जनजाति या सीमित समुदाय का स्थान गांव ने ले लिया था। तो बिल्कुल यहाँ पर जनजाति के स्थान पर गांव के अध्ययन को रख लिया गया था। इस तरह के क्षेत्रीय कार्य का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण शायद एम.एन. श्रीवास्तव की प्रसिद्ध पुस्तक रिमेम्बर्ड विलेज में दिया गया है। तो इस प्रकार का उदाहरण एम.एन. श्रीनिवास की जो प्रसिद्ध पुस्तक है रिमेम्बर्ड विलेज उसमें दिया गया है। श्रीनिवास ने मैसूर के निकट एक गांव में एक वर्ष बिताया जिससे उन्होंने रामपुरा नाम दिया। तो वहाँ उन्होंने मैसूर के समक्ष एक वर्ष बिताया और उस स्थान को रामपुरा नाम दिया। इस पुस्तक का शीर्षक यह बताता है कि श्रीनिवास द्वारा तैयार किए गए क्षेत्रीय नोट्स आग में जल गए तथा उन्होंने अपनी याददाश्त के आधार पर गांव के बारे में लिखना पड़ा था। वास्तव में द रिमेम्बर्ड विलेज जो पुस्तक का शीर्षक है वो क्यों रखा गया, क्योंकि जो क्षेत्रीय कार्य के दौरान श्रीनिवास द्वारा नोट्स बनाए गए थे वे नोट्स आग में जल गए थे और उसके पश्चात अपनी याददाश्त के आधार पर ही उन्होंने गांव के अध्ययन के बारे में उस पुस्तक में लिखा था। एक अन्य प्रसिद्ध ग्रामीण अध्ययन सन 1950 में एस.सी. दुबे द्वारा लिखित इंडियन विलेज था। तो एक दूसरा जो प्रसिद्ध ग्रामीण अध्ययन था वो था 1950 में एस.सी. दुबे द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी, इंडियन विलेज। उस्मानिया विश्वविद्यालय में एवं सामाजिक मानवविज्ञानी के रूप में दुबे एक बहुविषयक दल के सदस्य थे जिसमें कृषि विज्ञान, अर्थशास्त्र, पशु विज्ञान तथा औषध विज्ञान के विभाग शामिल थे। इन्होंने सिकंदराबाद के निकट समीरपेट नामक एक गांव का अध्ययन किया। तो उस्मानिया विश्वविद्यालय में ये जो एस.सी. दुबे जी थे ये एक सामाजिक मानवविज्ञानी के रूप में कार्य करते थे और वहाँ पर वे एक बहुविषयक दल के सदस्य भी थे। वो जो बहुविषयक दल था उसमें कई सारे विषय शामिल थे जैसे कृषि विज्ञान, अर्थशास्त्र, पशु विज्ञान, औषध विज्ञान आदि। इन्होंने जो अध्ययन किया वो सिकंदराबाद के समीरपेट नामक स्थान का किया था। इस बड़ी सामूहिक परियोजना का उद्देश्य सिर्फ गांव का अध्ययन करना ही नहीं बल्कि उसका विकास करना भी था। दरअसल इसका उद्देश्य समीरपेट को एक ऐसी प्रयोगशाला बनाना था जहां ग्रामीण विकास कार्यक्रम बनाने हेतु प्रयोग किए जा सकते थे। वास्तव में वहां समीरपेट में जो कार्य किया गया उसका उद्देश्य सिर्फ उस गांव का अध्ययन करना ही नहीं था बल्कि उसका विकास करना भी था। वास्तव में समीरपेट को एक प्रयोगशाला की रूप में स्थापित किया जाना था जहां पर ग्रामीण विकास के जो कार्यक्रम जो भी बनाए जाने थे, जो योजनाएं बनाई जानी थी उनके संबंध में विभिन्न प्रयोग किए जा सकते थे। ग्रामीण अध्ययन की एक अन्य शैली सन 1950 में किए गए कॉर्नेल विलेज स्टडी प्रोजेक्ट में दिखाई देती है। कॉर्नेल विश्वविद्यालय द्वारा प्रारंभ की गई परियोजना में अमेरिकन मानवविज्ञानियों, मनोवैज्ञानिकों तथा भाषाविदों का एक समूह था। तो इसी दौरान ग्रामीण जो अध्ययन हो रहे थे उनकी एक अन्य शैली हमको कॉर्नेल विलेज स्टडी प्रोजेक्ट में भी नज़र आती है और इस अध्ययन में कॉर्नेल विश्वविद्यालय से कई सारे समाजशास्त्री, मानवविज्ञानी, उसके अलावा मनोवैज्ञानिक और भाषाविदों का एक समूह अध्ययन के लिए आया था जिन्होंने भारत के पूर्वी उत्तर प्रदेश के अनेक गांवों का अध्ययन किया। ग्रामीण समाज तथा संस्कृति का बहुविषयक अध्ययन करने की यह अति महत्वपूर्ण शैक्षिक परियोजना थी। इस परियोजना में कुछ भारतीय विद्वान भी शामिल थे जिन्होंने कई अमेरिकनों की प्रशिक्षण में सहायता की तथा जो बाद में भारतीय समाज के प्रसिद्ध विद्वान बने। बिल्कुल इस दौरान, इस कॉर्नेल स्टडी के दौरान भारत के पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई सारे गांवों का एक अध्ययन किया गया और ग्रामीण समाज और संस्कृति का बहुविषयक अध्ययन यहाँ पर किया गया और ये एक प्रकार की शैक्षिक परियोजना के रूप में प्रस्तुत किया गया। इस परियोजना में कुछ भारतीय विद्वानों को भी शामिल किया गया था जिन्होंने कई अमेरिकनों की प्रशिक्षणों में सहायता की थी और जो बाद में भारतीय समाज के प्रसिद्ध विद्वान बन पाए।
पद्धति शास्त्रीय कारणों की बजाय गांव पर किए गए अध्ययन इसलिए अधिक महत्वपूर्ण थे क्योंकि उन्होंने भारतीय समाजशास्त्र को एक ऐसा विषय उपलब्ध कराया जो नए स्वतंत्र भारत में अत्यंत रुचिकर था। तो वास्तव में ये जो गांव पर किए गए अध्ययन थे ये पद्धति शास्त्रीय कारणों की बजाय कुछ दूसरे कारणों से ज़्यादा महत्वपूर्ण थे क्योंकि इन्होंने भारतीय समाजशास्त्र को एक इस प्रकार का विषय उपलब्ध कराया जो कि स्वतंत्र भारत में काफ़ी रुचिपूर्ण था और कई समाजशास्त्रियों ने इस प्रकार के अध्ययनों में रुचि प्रदर्शित करना प्रारंभ की। सरकार की रुचि विकासशील ग्रामीण भारत में थी और इसके साथ ही सरकार की भी रुचि विकासशील ग्रामीण भारत में थी। राष्ट्रीय आंदोलन विशेष रूप से महात्मा गांधी ग्राम उत्थान कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग ले रहे थे। तो जो भी राष्ट्रीय आंदोलन थे खासकर महात्मा गांधी द्वारा ग्राम उत्थान कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लिया जा रहा था। यहाँ तक कि शहरी शिक्षित भारतीय भी ग्रामीण जीवन में अत्यधिक रुचि ले रहे थे क्योंकि इनमें से अधिकतर के कुछ पारिवारिक तथा वर्तमान ऐतिहासिक संबंध गांवों से थे। यहाँ तक कि उस समय के जो शहरी शिक्षित युवा थे, जो भी वहाँ लोग थे, वे भी इन ग्रामीण अध्ययनों में काफ़ी रुचि ले रहे थे, ग्रामीण जीवन में रुचि ले रहे थे और उसका कारण स्पष्ट था क्योंकि उनमें से अधिकतर के कुछ पारिवारिक या ऐतिहासिक संबंध विभिन्न गांवों से रह चुके थे। इससे बढ़कर गांव ऐसी जगह थी जहां अधिकांश भारतीय रहते थे और अभी भी रहते हैं और सबसे बड़ी बात ये थी कि गांव ही वो जगह थी जहां अधिकांश भारतीय रहते थे और आज भी अधिकांश भारतीय गांवों में ही रहते हैं। इन्हीं कारणों से गांवों के अध्ययन भारतीय समाजशास्त्र का अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे तथा ग्रामीण समाज का अध्ययन करने के लिए क्षेत्रीय कार्य पद्धतियाँ अत्यंत अनुकूल थी और यही सभी कारण थे कि गांव समाजशास्त्रीय अध्ययन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके थे और भारतीय समाजशास्त्र में इनको एक बहुत बड़ा स्थान प्राप्त हुआ था और साथ के साथ ग्रामीण समाज का अध्ययन करने हेतु जो क्षेत्रीय कार्य पद्धतियाँ थी वो काफ़ी अनुकूल मानी जाने लगी थी। सहभागी प्रेक्षण की कुछ सीमाएं। अब बच्चों हम सहभागी प्रेक्षण की कुछ मुख्य सीमाएं हैं, कमियां हैं, उन सीमाओं की चर्चा कर लेते हैं। इसकी मुख्य ताकत यह है कि यह अंदर के व्यक्ति के दृष्टिकोण से जीवन की महत्वपूर्ण तथा विस्तृत तस्वीर उपलब्ध कराता है। यदि हम सहभागी प्रेक्षण की मुख्य मजबूती या ताकत की बात करें तो वह यही है कि ये जो पद्धति है इसके द्वारा अंदर के व्यक्ति के दृष्टिकोण से ही उस समुदाय विशेष के जो जीवन है उसके बारे में जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। यह आंतरिक दृष्टिकोण ही है जो क्षेत्रीय कार्य करने के लिए दिए समय तथा प्रयास के अत्यधिक निवेश के बदले में प्राप्त होता है। तो यही आंतरिक दृष्टिकोण प्राप्त होता है जब क्षेत्रीय कार्य के लिए इतना अधिक समय और प्रयास जो है वो किया जाता है। अधिकांश अन्य अनुसंधान पद्धतियाँ काफ़ी लंबे समय के उपरांत क्षेत्र का विस्तृत ज्ञान होने का दावा नहीं कर सकती क्योंकि वे सामान्यतः संक्षिप्त तथा जल्दी में दिए गए क्षेत्रीय दौरे पर आधारित होती हैं। तो अन्य जो भी अनुसंधान पद्धतियां हैं ये काफ़ी लंबे समय के उपरांत भी क्षेत्र का इतना गहन या विस्तृत ज्ञान होने का दावा नहीं कर पाती हैं क्योंकि वे सामान्यतः संक्षिप्त तथा जल्दी में किए गए क्षेत्रीय दौरे पर ही आधारित होती है, लंबे समय तक किए गए क्षेत्रीय कार्य पर आधारित नहीं होती। क्षेत्रीय कार्य में प्रारंभिक प्रभावों में सुधार करने की गुंजाइश होती है जो कि प्राय त्रुटिपूर्ण या पूर्वाग्रहित हो सकते हैं। तो किसी भी क्षेत्रीय कार्य में जो भी प्रारंभिक प्रभाव या शुरुआती दौर है उसके कार्य में सुधार की काफ़ी गुंजाइश होती है क्योंकि शुरुआत में काफ़ी सारी त्रुटियां हो सकती हैं। यह अनुसंधानकर्ता को रुचि के विषय में हुए परिवर्तनों को जानने तथा विभिन्न परिस्थितियों या संदर्भों के प्रभाव जानने में भी सहायता करता है। तो वास्तव में शुरुआती दौर में यदि हम कह रहे हैं कि एक प्रकार के सुधार की गुंजाइश होती है तो उस सुधार
से क्या फ़ायदा होता है, क्या पता चलता है। तो अनुसंधानकर्ता को यदि उसकी रुचि में कोई परिवर्तन हुए हैं तो उस संदर्भ में पता चल जाता है। इसके अलावा विभिन्न परिस्थितियों या संदर्भों का क्या प्रभाव उसके अध्ययन पर पड़ रहा है, यह जानने में भी सहायता मिल जाती है। उदाहरणार्थ, किसी अच्छी फसल के साल में और बुरी फसल के साल में सामाजिक संरचना या संस्कृति के विभिन्न पक्षों को जाना जा सकता है। रोजगार या बेरोजगार व्यक्तियों का व्यवहार अलग अलग हो सकता है आदि। तो कुछ उदाहरण हैं इस संबंध में विभिन्न परिस्थितियों के, कि फसल के अच्छी फसल वाले साल में और बुरी फसल वाले साल में जो सामाजिक संरचना है उसके या संस्कृति के विभिन्न पक्षों को जानने का अध्ययन भी किया जा सकता है। उसके अलावा रोजगार या बेरोजगार व्यक्तियों का जो व्यवहार है वो इस संदर्भ में काफ़ी अलग अलग हो सकता है, क्योंकि सहभागी प्रेक्षक क्षेत्र में पूरा समय व्यतीत करता है, इसलिए उन अनेक त्रुटियों या पूर्वाग्रहों से बच सकता है जिनसे सर्वेक्षणों, प्रश्नावलियों या अल्पकालीन प्रेक्षणों के द्वारा नहीं बचा जा सकता। तो बिल्कुल एक सहभागी प्रेक्षक क्षेत्र में पूरा समय या अत्यधिक समय व्यतीत करता है और इस कारण कई ऐसी त्रुटियों से वह बचता है जो कि किसी अन्य अध्ययन पद्धति के दौरान व्याप्त हो जाती हैं। परंतु सभी अनुसंधान पद्धतियों की तरह क्षेत्रीय कार्य की भी कुछ कमजोरियां हैं, अन्यथा सभी समाज विज्ञानी इसी एक पद्धति का प्रयोग कर रहे होते। तो बिल्कुल सभी अनुसंधान पद्धतियों की तरह इस क्षेत्रीय कार्य की भी कुछ ना कुछ तो सीमा है, कुछ ना कुछ कमी है, नहीं तो सभी समाज विज्ञानी सिर्फ इसी पद्धति का ही उपयोग अपने अध्ययन कार्य के लिए कर रहे होते। अपनी प्रकृति के कारण क्षेत्रीय कार्य में लंबे समय तक चलने वाला तथा किसी एक अकेले अनुसंधानकर्ता द्वारा किया जाने वाला गहन अनुसंधान निहित होता है। बिल्कुल जैसा कि क्षेत्रीय कार्य की प्रकृति है, इसके अंतर्गत जो अध्ययन होता है वो लंबे समय तक चलता है और उसके अलावा एक अकेले अनुसंधानकर्ता द्वारा ही गहन अध्ययन किया जाता है। अतः यह विश्व के एक छोटे से भाग को ही अनुसंधान में शामिल कर पाता है और इसी कारण से यह क्षेत्रीय कार्य संपूर्ण विश्व में से किसी एक छोटे से समुदाय या भाग को ही अपने कार्य में शामिल कर पाता है। सामान्यतः यह एक अकेला गांव या छोटा समुदाय होता है और सामान्यतः क्षेत्रीय कार्य के दौरान अध्ययन का क्षेत्र एक अकेला गांव या कोई छोटा सा समुदाय होता है। हम कभी भी निश्चित नहीं कर सकते कि मानव विज्ञानी या समाजशास्त्री द्वारा क्षेत्रीय कार्य के दौरान किए गए प्रेक्षण बड़े समुदाय अर्थात अन्य गांवों, क्षेत्रों या देश में भी अधिक रूप में समान होंगे या फिर ऐसा अपवाद स्वरूप होता है। शायद यह क्षेत्रीय कार्य की सबसे बड़ी कमजोरी है। तो वास्तव में एक क्षेत्रीय कार्य के दौरान हम कभी भी यह निश्चित नहीं कर सकते हैं कि मानव विज्ञानी या समाजशास्त्री द्वारा जो क्षेत्रीय कार्यों के दौरान प्रेक्षण किए गए हैं ये किसी बड़े समुदाय यानी अन्य गांवों पर, अन्य क्षेत्रों पर या अन्य देशों में अधिक रूप से या कम रूप से समान होंगे या नहीं होंगे और फिर ऐसा अपवाद स्वरूप होता है या अगर कोई समानता मिलती है तो वो अपवाद स्वरूप ही मिलती है। इस बारे में कुछ भी निश्चित तौर से कहा नहीं जा सकता और यही वास्तव में क्षेत्रीय कार्य की सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। क्षेत्रीय कार्य पद्धति की एक अन्य महत्वपूर्ण सीमा यह होती है कि हमें यह पता नहीं होता कि यह मानव विज्ञानी की आवाज़ है या फिर उन लोगों की जिनके बारे में अध्ययन किया गया है। तो किसी भी क्षेत्रीय कार्य में जो बातें बताई गई हैं उनके बारे में यह जानना आसान नहीं होता कि जो लिखा गया है, जो अध्ययन के द्वारा बताया गया है, यह स्वयं उस मानव विज्ञानी की या अध्ययनकर्ता की आवाज़ है या फिर उन लोगों की जिनके बारे में कि अध्ययन किया गया है। वास्तव में इसका उद्देश्य उन लोगों के मतों का ही प्रतिनिधित्व माना जाता है जिनका अध्ययन किया गया है, परंतु इसकी सदैव संभावना रहती है कि मानव विज्ञानी द्वारा चेतन या अवचेतन मन से उसके नोट्स में लिखी गई किन बातों का चयन किया गया है तथा वह पाठकों के सामने इसे अपनी पुस्तकों या निबंधों में कैसे प्रस्तुत करता है। तो बिल्कुल वास्तव में ये जो कार्य किया जाता है क्षेत्रीय कार्य, उसका उद्देश्य
उन लोगों के मतों को प्रकट करना या उसका प्रतिनिधित्व माना जाता है जिनका कि अध्ययन किया जा रहा है। लेकिन यह संभावना हमेशा बनी रहती है कि जो मानव विज्ञानी है उसके चेतन या अवचेतन मन से उसके नोट्स में उसके विचारों का प्रभाव पड़ा हो, यानी उसने नोट्स लिखने के दौरान किन बातों का चयन किया है और पाठकों के सामने अपनी पुस्तकों में, अपने निबंधों में वो उन बातों को किस रूप में प्रस्तुत करता है, यह निश्चित ही उस मानव विज्ञानी के अपने विचारों से प्रभावित हो जाता है। क्योंकि हमारे पास मानव विज्ञानी के कथन के अतिरिक्त कोई अन्य रूप उपलब्ध नहीं होता, अतः इसमें सदैव त्रुटि या पूर्वाग्रह की संभावना बनी रहती है। तो बिल्कुल अध्ययन को पढ़ने वालों के पास में मानव विज्ञानी के जो कथन हैं, उसकी पुस्तकें हैं, उसके निबंध हैं, उसके आर्टिकल हैं, उसके अलावा कोई भी अन्य रूप उपलब्ध नहीं होता है और इसी कारण से इस पद्धति में एक प्रकार के पूर्वाग्रह की या त्रुटि की संभावना हमेशा ही बनी रहती है। यद्यपि यह जोखिम अधिकांश अनुसंधान पद्धतियों में विद्यमान रहता है। यह भी सच है कि यह जोखिम सिर्फ इसी अनुसंधान पद्धति में नहीं है, अधिकतर अनुसंधान पद्धतियों में इस प्रकार की सीमा रहती है। सामान्यतः क्षेत्रीय कार्य पद्धतियों की आलोचना एक पक्षीय संबंधों के कारण भी की जाती है जिन पर वे आधारित होती हैं। मानव विज्ञानी समाजशास्त्री प्रश्न पूछते हैं और उत्तर प्रस्तुत करते हैं तथा लोगों के लिए बोलते हैं। तो ये जो क्षेत्रीय कार्य हैं, इन पद्धतियों की आलोचना एक पक्षीय संबंधों के कारण भी की जाती है, और क्योंकि ये एक पक्षीय संबंधों पर ही आधारित होते हैं, ऐसे क्षेत्रीय कार्यों में जो मानव विज्ञानी हैं, जो समाजशास्त्री हैं, वे प्रश्न पूछते हैं और स्वयं ही उत्तर प्रस्तुत करते हैं, और जो उत्तर वे प्रस्तुत करते हैं उसे वे वास्तव में लोगों के लिए या लोगों द्वारा प्रस्तुत किए गए उत्तर बताते हैं। इसके विरोध में कुछ विद्वानों ने अधिक संवादीय प्रारूप बनाने का सुझाव दिया है, अर्थात क्षेत्रीय कार्य के परिणामों के प्रस्तुतिकरण के तरीके जिनमें उत्तरदाता तथा लोग प्रत्यक्ष रूप से शामिल हो सकते हैं। तो इस क्षेत्रीय कार्य के एक पक्षीय संबंधों के विरोध में कुछ लोगों द्वारा अधिक संवादीय प्रारूप बनाने का सुझाव दिया गया है, और ऐसे इन अधिक संवादीय प्रारूपों में जो परिवर्तन का सुझाव दिया गया है वो ये है कि जो क्षेत्रीय कार्यों के परिणाम प्रस्तुत किए जाते हैं उनमें उत्तरदाता और जो भी अध्ययन में शामिल लोग हैं वो प्रत्यक्ष रूप से सामने हों। ठोस शब्दों में इसमें विद्वान व्यक्ति के कार्य का समुदाय की भाषा में अनुवाद तथा इस पर उनकी राय और उनके उत्तरों को रिकॉर्ड करना शामिल है। तो यदि हम स्पष्ट रूप से कहें तो इस कार्य में क्या शामिल है, तो विद्वान व्यक्ति के जो कार्य किए गए हैं या उस मानव विज्ञानी या समाजशास्त्री ने जो कार्य किया गया है उस कार्य का समुदाय की भाषा में अनुवाद किया जाना और साथ ही इस पर समुदाय के लोगों की राय प्राप्त करना और उनके उत्तरों को रिकॉर्ड करना शामिल किया गया है। जो अनुसंधानकर्ता तथा जिन व्यक्तियों पर अनुसंधान किया जाता है उनके बीच की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दूरी या अंतर कम होता है, त्यों तो इस बात की संभावना बढ़ती जाती है कि विद्वानों के कथनों पर लोगों द्वारा प्रश्न किए जाएंगे, इन्हें मान लिया जाएगा तथा लोगों द्वारा इन्हें स्वयं ठीक कर लिया जाएगा। तो यह बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जैसे जैसे अनुसंधानकर्ता और जिन व्यक्तियों पर अनुसंधान किया जा रहा है उन दोनों के बीच की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दूरी या अंतर जो है वो कम होता जाता है, वैसे वैसे यह संभावना बढ़ जाती है कि विद्वानों के जो कथन हैं, उनके जो अध्ययन जिस प्रकार प्रस्तुत किए गए हैं उन पर लोगों द्वारा प्रश्न किए जाएंगे, यह संभावना बढ़ती है। इन्हें मान लिया जाएगा, यह संभावना भी बढ़ती है, यानी जो भी अध्ययन के परिणाम प्राप्त हुए उन्हें स्वीकार किया जाएगा, यह संभावना भी बढ़ती है। और लोगों द्वारा स्वयं इन्हें संशोधित किया जाएगा, इन्हें ठीक किया जाएगा, यह संभावना भी बढ़ जाती है। इससे निश्चित रूप में समाजशास्त्रीय अनुसंधान ज़्यादा विवादास्पद तथा अधिक कठिन हो जाएगा, परंतु लंबे समय के लिए यह एक अच्छी बात ही हो सकती है, क्योंकि इससे सामाजिक विज्ञान को आगे ले जाने में तथा इसे और अधिक जनतंत्रीय बनाने में सहायता
मिलेगी। तो वास्तव में इस सारी प्रक्रिया से जो समाजशास्त्रीय अनुसंधान है वह अधिक विवादास्पद, अधिक जटिल तो बन जाएगा, लेकिन लंबे समय के रूप में यदि हम देखना चाहें तो यह एक अच्छी बात ही होगी, क्योंकि इससे समाजशास्त्रीय जो अनुसंधान हैं या जो सामाजिक विज्ञान के विषय हैं इन्हें आगे ले जाने में और इन्हें और अधिक जनतंत्रीय बनाने में सहायता मिल पाएगी। अतएव अधिक से अधिक लोगों को ज्ञान की रचना करने तथा इसमें आलोचनात्मक दृष्टि से भाग लेने में सहायता मिलेगी। और इससे जो हम निष्कर्ष प्राप्त करते हैं वो ये है कि इस प्रकार से यदि लोगों का योगदान बढ़ेगा समाजशास्त्रीय क्षेत्रीय कार्य के दौरान, तो उससे से अधिक लोगों को ज्ञान की रचना करने का मौका मिलेगा और इसमें आलोचनात्मक दृष्टि से भाग लेने का जो कार्य है वो भी सफलतापूर्वक रूप से हो पाएगा। तो बच्चों, आज के इस भाग में हमने समाजशास्त्र में क्षेत्रीय कार्य या सहभागी जो प्रेक्षण है वो किस प्रकार से होता है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, मानव विज्ञानीय क्षेत्रीय कार्य से इसमें क्या अंतर है, और साथ के साथ इस समाजशास्त्रीय क्षेत्रीय कार्य की क्या ताकत है, यानी क्या इसके लाभ हैं और क्या इसकी कमियां हैं और इन कमियों को कैसे सुधारा जा सकता है, ये सारी चर्चा की है। और हम हमारे इस अध्याय को हमारे अगले भाग में भी पढ़ना जारी रखेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।